नमस्कार सबको। क्लास 6 to 8 9 10th के लिए जो सैटरडे संडे का डिस्कशन होता है, आज सैटरडे का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। कहता है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है। हमारी आवाज आ रही है आप तक? क्या आप हमको सुन पा रहे हो? गुड इवनिंग सबको। क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं? यस लिखिए अगर सुन पा रहे हैं तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब कहता है कि कौन सा युग्म है जो कि गलत है। कौन सा ऐसा युग्म है जो कि गलत है। तो जॉन रस्किन, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। याद रखिएगा, ये सही है। जॉन रस्किन के द्वारा अनटू दिस लास्ट लिखा गया है। थियोनी सरटोरी के द्वारा लिखा गया है डेमोक्रेटिक थ्योरी, ये भी सही है, इनके द्वारा लिखा गया है। पामर एंड परकिंस, इसके द्वारा लिखा, ये जो इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है उनका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये सही है। इसमें सारे के सारे सही हैं, गलत कोई भी नहीं है, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, इसने राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से किया था। किसने किया था? ये थे बर्नार्ड क्रिक। इनका एक कथन था, बिना मानव समाज का अस्तित्व नहीं है। बिना मानव समाज का अस्तित्व नहीं है। और इन्होंने ही राजनीति की तुलना स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से किया था। इसका नाम याद रखना है आपको, बर्नार्ड क्रिक इनका नाम है। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है। न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? तो ये जोर दिया गया है पूंजीवादियों द्वारा। इसके द्वारा? पूंजीवादियों द्वारा। और यूएसए ने, अमेरिका ने पूंजीवाद का नेतृत्व किया। पूंजीवाद का नेतृत्व किया, ये भी आपको याद रखना। तो पूंजीवाद का नेतृत्व किसने किया? तो यूएसए ने किया। तो न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किनके द्वारा जोर दिया गया है? तो पूंजीवादियों द्वारा जोर दिया गया है। और पूंजीवाद का नेतृत्व किसने किया? तो यूएसए ने किया है। संयुक्त राष्ट्र यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी विजया लक्ष्मी पंडित। कौन थी? तो यूएनए में, याद रखिएगा, या संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला का नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। कमला नेहरू कौन थे? तो कमला नेहरू जो थे, ये प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी। राजकुमारी अमृता कौर, ये प्रथम जो लोकसभा बना था उसके ये स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, राजकुमारी अमृता कौर। ठीक है, बिल्कुल। मुकेश कुमार एक आए हुए हैं और मुकेश कुमार कहते हैं कि किसी पीटी क्वेश्चन नहीं दे प्लेटफॉर्म कोचिंग। बिल्कुल, किसी पीटी क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि मुकेश जी हमारे पूरे टीम में एक ऐसे छात्र हैं, आप लोग उनका नाम देख सकते हैं, इन्होंने सारे क्वेश्चन का जवाब एकदम सेकेंडों में दिया है। तो आपको बहुत बहुत आभार मुकेश जी, आप हमारी बात को सुन रहे हैं। मुकेश जी के लिए आप जहां भी बैठे होंगे, अगर टॉयलेट में बैठे हुए हैं तो सब वहीं से क्लैपिंग कीजिए इनके लिए, क्योंकि मुकेश जी एक ऐसे छात्र हमको दिखे आज इतने दिन के बाद जिन्होंने ये कहा एकदम घिसी पिटा क्वेश्चन है, मतलब इन सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिए। बहुत बहुत आभार आपका छोटे भाई। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया?
तो यानी कि कह सकते हो कि फ्रांस की क्रांति, डायरेक्टली नहीं कह रहा, ठीक है ना, आपसे डायरेक्टली नहीं कह रहा, बात मकसद उसका वही है। तो 1589 में फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा बुलंद किया गया था, याद रखना है। और ये लुई 16वां का शासनकाल उस समय था। लुई 16वां का शासनकाल था। किसका शासनकाल था? तो लुई 16वां का शासनकाल था। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है, देखो नकारात्मक स्वतंत्रता है मतलब बंधनों का अभाव। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि बंधनों का अभाव है, यानी कि आप बंधन में जुड़े हुए नहीं हैं। जैसे अगर कोई छात्र अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करेगा तो बंधन में जुड़ा हुआ है, उसके पास नकारात्मकता नहीं आएगी। लेकिन जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहा है, स्वाभाविक सी बात है उसके पास नकारात्मक ऊर्जा बहुत, क्या करे लाइफ में, अब क्या करे, बहुत सारे क्वेश्चन मन में उठते हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का भाव। अगर आप बंधन में हो गए, जुड़ गए बंधन में, तो फिर आपके अगल बगल में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आएंगी। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? यानी कि वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने किया था, आपको ये बताना है। तो ये था कार्ल मार्क्स का। इसने संकल्पना किया था। और साम्यवादी व्यवस्था का जनक भी इनको माना जाता है। एक बात और याद रखिएगा कि साम्यवादी व्यवस्था का जनक भी इनको माना जाता है। मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा पत्र को किसने स्वीकार किया था? तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने क्या किया था? स्वीकार किया था। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता तो किसी भी देश में, इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं किसी भी देश में नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कहाँ है? यूएसए, यानी कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है, इसको याद रखना है। इस्लामी आतंकवादियों द्वारा न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था और वह समय था, याद रखना है, 11 सितंबर 2001। भारतीय संघनात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो न्यायपालिका की एकहरी व्यवस्था है, याद रखिएगा। भारतीय संघनात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका के बारे में आपसे चर्चा किया है, तो कैसी व्यवस्था है? तो याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और यहां से याद रखिएगा कि भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार, भारत में उच्चतम न्यायालय के शक्ति और अधिकार, शक्ति और अधिकार, ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संघनात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो एकहरी व्यवस्था है। अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्य को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके सही विकल्प चुनिए। निर्वाचन क्षेत्र यानी कि लोकसभा सीटों की संख्या कहाँ ज्यादा है? चलिए पहले नाम लिख लेते हैं। यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। महाराष्ट्र में बढ़ते संख्या पूछा है, महाराष्ट्र में 48 है। चलो 48 है। इसके बाद है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट और बिहार में 40 है। बिहार में 40 है। और कोई ऑप्शन है क्या? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सब इसी में से घुमा के दिया हुआ है। तो अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्य को उनके बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटा लिखना है, तो पहले आएगा बिहार, तब ये बढ़ते क्रम में नहीं है, घटते क्रम में आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन आप मिला सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में इसमें से कोई भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी बढ़ते क्रम में नहीं है। ऑप्शन ए देखिएगा तो इसको हम कह सकते हैं घटते क्रम में है। 80 है, 48 है, 42 है, 40 है। बड़ा सटीकता से जवाब दीजिएगा नॉलेज रहने के बाद। महात्मा गांधी कहा करते थे
धर्म को राजनीतिक से कभी अलग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा इस चीज को। सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में अधिनियम पारित किया गया था? ये क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार हो चुका है, क्लियर है, पहले भी क्वेश्चन 2-3 बार हो चुका है। इसको याद रखने का प्रयास करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। 1956 डेट याद कर लीजिएगा। कब याद कीजिएगा? 1956। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? वो डायरेक्ट आपसे अनुच्छेद की चर्चा कर रहा है। और वैसा कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा वो अनुच्छेद है 338 का ए। साम्यवाद महत्व देता है, साम्यवाद किस बात पर महत्व देता है ये आपको बताना है। साम्यवाद, थोड़ा तेजी में चलिए, साम्यवाद किस बात पर महत्व देता है? साम्यवाद जो है वो सामाजिक समानता को मानता है। किसको मानता है? साम्यवाद का मतलब सामाजिक समानता को। साम्यवाद जो है वो महत्व देता है किस बात को? सामाजिक समानता को। भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक कल्याणकारी राज्य है, याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन दिया है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। विकास का अर्थ क्या होता है? समाज के सभी लोगों की भलाई, केवल समाज के धनी वर्ग की भलाई, सिर्फ दलितों की भलाई नहीं, समाज के सभी लोगों की भलाई विकास का अर्थ होता है। अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान किया गया था? तो अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता जो है 1992 में प्राप्त हुआ था। ये सब एकदम लाइन के रूप में याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है वन लाइनर के फॉर्म में आपके क्वेश्चन में होने चाहिए, याद होने चाहिए, आपके कॉपी में नोट होने चाहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधी न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित था? तो ये प्रारंभिक अवस्था में प्रचलित था। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। तो ये माना जाता था कि जिसके हाथ में पावर है ना उसी के पास सब कुछ होता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस संबंधी न्याय का सिद्धांत ये प्रारंभिक अवस्था में वैलिड हुआ करता था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया? देखो, इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आखिर 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया था, जबकि संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन फिर 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को इसी दिन कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में पहले मना चुके थे, इसलिए 26 जनवरी का वेट किया जा रहा था। यदि भारतीय संघ में एक राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? 12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूची में से अगर किसी नए राज्य का सृजन करना है या किसी राज्य के बारे में चर्चा करना है तो अनुसूची पहला में हम छेड़छाड़ करेंगे, यानी कि अनुसूची प्रथम में। तीसरी अनुसूची में हम शपथ के बारे में पढ़ते हैं और 5वीं में हमें अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में पढ़ना होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आपको 133 क्वेश्चन नंबर मिलाना है और एक तरफ इजी क्वेश्चन है, उपाधियों का निषेध किया गया था तो अनुच्छेद 18 में इकट्ठा रहेंगे, यानी कि ऑप्शन ए का 3। बी, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये था अनुच्छेद 26 में, तो बी का हो जाएगा 4। और सी है अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा का संरक्षण, ये था अनुच्छेद 29 में। और डी है शिक्षा का अधिकार 21 के कम में, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार 21 के कम में, 29 1 हो गया ये। और डी में हो जाएगा 2, 3 4 1 2, 3 3 4, यहाँ 4 नहीं है, 1 एंड ऑप्शन नंबर आएगा। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, नहीं। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, नहीं। दोनों होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, राजनीतिक नहीं, आर्थिक। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सबको पता है कि भाग 4 में पढ़ना है।
और आयरलैंड के संविधान से इसको लाया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ना होता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मेन मोटो होता है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो भाई साहब, अगर उस पर अपनी सहमति राष्ट्रपति दे दे, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तब वह विधेयक जो है अधिनियम बन जाता है। कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर होते हैं तो विधेयक जो है अधिनियम का रूप ले लेता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुख्य हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। अगर कोई भी मंत्री बनता है और मंत्री बनने के सदन के किसी भी संसद के किसी भी सदन का अगर वो भाग नहीं बनता है, या तो लोकसभा का बन जाए या तो राज्यसभा का बन जाए, अगर वो व्यक्ति नहीं बनता है तो 6 माह के अंदर उसको, या सॉरी 6 महीना के बाद उसको उस पद से इस्तीफा देना पड़ता है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्य को आवंटित स्थानों का योग है? एक क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तो बड़ा हमको इंटरेस्टिंग लगा। बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए लगा क्योंकि आपसे डायरेक्टली ये नहीं पूछा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। इसलिए हम बार बार कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या, ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। तो राज्यसभा सीटों की संख्या डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा है, इसमें ट्विस्ट रीजनिंग जैसा डाल दिया है। कैसे? कहा है कि योग कह रहा है, यानी कि 2 राज्य दिए हुए हैं इधर इधर, ऐसा कौन कौन सा राज्य है जिसको जोड़ने के बाद उसका योग जो होना चाहिए वो राज्यसभा उत्तर प्रदेश के सीटों के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 होता है, आंध्र प्रदेश में 11 और मध्य प्रदेश में 16। 11 प्लस 16 अगर हम जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ये तो होगा नहीं। आंध्र प्रदेश में 11 और तमिलनाडु में 18, ये हो जाएगा 29। 31 के बराबर नहीं है। महाराष्ट्र में 19 और कर्नाटक में 12, 9, 10, 11, 31 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका मतलब यह हुआ कि राज्यसभा सीटों की संख्या क्विकली आपको याद होना चाहिए। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिकतम कितना दिन तक रोक सकता है? तो इसका एक कंडीशन होता है 14 दिन तक। धन विधेयक को निकालने का या उस पर मेन पावर है जो वो लोकसभा का होता है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा उस धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन अपने पास रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? मतलब कहता है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सा सुटेबल ऑप्शन है जिस पर राज्यसभा का अधिकार होता है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, यानी राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए क्या राज्यसभा ही कार्रवाई स्टार्ट करता है? गलत है, कोई जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है तो लोकसभा से भी या राज्यसभा से, दोनों कंडीशन होता है। सिर्फ ये कहना गलत होगा कि राज्यसभा ही पहला कदम उठाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही, फिर गलत हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत होती है, ये भी गलत है। एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन हेतु संतुति करना, हाँ, ये इसका सुटेबल और परफेक्ट जवाब हुआ। याद रखना है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा का अगर सृजन करना है तो राज्यसभा इसमें अहम भूमिका निभाती। क्लियर है? चलिए, राज्य के संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा। याद रखिएगा इस बात को। संचित निधि का जो संचालन होता है राज्य के विधानमंडल, आकस्मिक निधि भी होता है जो कि राज्य के राज्यपाल के द्वारा उसको क्रियान्वित किया जाता है। तो संचित निधि एक ऐसा निधि होता है जिसको चलाने के लिए या जिसको निकालने के लिए विधानमंडल की आवश्यकता पड़ती है। संचित निधि केंद्र में भी होता है, तो केंद्र में संचित निधि को लागू करने के लिए संसद की जरूरत होती है। आकस्मिक निधि भी केंद्र में होता है, उसके लिए राष्ट्रपति की जरूरत होती है। इस बात को याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन हो गया। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज्य के लिए किस प्रतिमान की संतुति की थी? तो उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संतुति। बाद में बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज को दिया, और हालांकि ये शुरू में ही दिए थे,
लेकिन उनके मॉडल को शुरुआत में इन लोगों ने इग्नोर किया था। बाद में फिर अशोक मेहता वगैरह आए, पीके थुंगम समितियां आई, लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जिन्होंने बलवंत राय मेहता के जो बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था, उस मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट किया और बाद में उपाधि दिया पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार के रूप में। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमा की संस्तुति की थी? तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का फॉर्मेट उन्होंने तैयार किया था। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा, क्या प्रोत्साहित करेगा आपको बताना है। 142 क्वेश्चन नंबर, क्या प्रोत्साहित करेगा भैया? एकीकृत पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम स्वराज बुनियाद, स्वशासन व्यवस्था, सबसे परफेक्ट जवाब इसका। 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 में हुआ था और इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी और इसी 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया था। इसमें 29 विषय रखे गए थे और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस सबको पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला के बगदरी गांव में क्या किया गया था? लागू किया गया था। एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर के नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि वह अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त करेगा। कोई जरूरी नहीं है चुनाव लड़ने के लिए कि हम अपने कॉलेज के हेडमास्टर या प्राचार्य से अनुमति लें। वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, यह भी जरूरी नहीं है, वो निर्विरोध भी लड़ सकता है। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, ये अनिवार्य है। अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं रहेगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव खाली स्थान माह के अंदर हो जाने चाहिए। तो 6 माह के अंदर, कितने माह के अंदर हो जाने चाहिए? 6 माह के अंदर चुनाव जो है वो करवाना अनिवार्य हो जाता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? देखो, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती में, याद रखना है, केशवानंद भारती केस आया था जिसमें कहा था कि आप संविधान में संशोधन करिए लेकिन इसके मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ये था केशवानंद भारती। एकदम इसका आपको सिंपली याद रखना है। बार बार बोलते हैं, सिंपली ये सब क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म में बना करके अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ज्यादा नहीं। अरे भाई, अगर आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है 1 to 5 की अगर आप हैं, या 6 to 8 9 10th है आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है आपका, तो भाई साहब 1000-1500 क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही चाहिए शिक्षक बनने के लिए। तो वन लाइनर के फॉर्म में सब पॉइंट एकदम याद रखा कीजिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, किस चीज के लिए कार्य करते हैं? तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में काम करते हैं, याद रखिएगा। महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करें, इसको हम कैग कहते हैं, इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 148 में। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इनको पद से हटाने का कार्य कौन करता है? संसद करती है। इनको पद से हटाने का वही प्रोसेस है जैसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी राज्य के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे। राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? अब बताओ, केंद्र के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ पे राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण आयु कितना है? तो 62 वर्ष है। और यही अगर यहाँ पे उच्चतम न्यायालय रहता, अगर यहीं पे उच्चतम न्यायालय रहता तब कितना होता? तब यहाँ एज हो जाता 65 वर्ष। लेकिन राज्य के उच्च न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र आपसे पूछा है, आप बताइएगा। 62 वर्ष। कितना? 62 वर्ष, 65 वर्ष नहीं। हाँ, 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का है, बिल्कुल सही। चलिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। अच्छा, बिहार में ग्राम पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है?
ग्राम पंचायत का गठन प्रत्येक 7,000 व्यक्तियों की आबादी पर किया जाता है। ग्राम पंचायत की बात करें तो ठीक है, यहीं पे अगर पंचायत समिति की बात करता तो पंचायत समिति का जो गठन होता है वो 5,000 आबादी पर किया जाता है। और अगर बात करते जिला परिषद तो ये होता है 50,000 की आबादी पे इसका गठन किया। ये पहला सही ठीक, ऑप्शन ठीक। प्रत्येक 500 प्रत्येक 500 आबादी पर ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य के प्रत्येक चुनाव का प्रावधान है। हाँ, ग्राम पंचायत के लिए एक सदस्य बनाए जाते हैं, इनकी आबादी 500 पर एक माना जाता है, वार्ड सदस्य के रूप में भी इनको हम जानते हैं। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदाधिकारी मुखिया होता है। वहीं पे पंचायत समिति का सर्वोच्च पदाधिकारी प्रमुख होता है और जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। सब लोगों में एक चुन के जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? देखो, सबसे पहले तो हम 2-3 बार क्वेश्चन बता चुके हैं। 29 जून 1968 याद रखिएगा। 29 जून 1968 को बिहार में पहली बार, 8 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन बिहार में लग चुका है। बिहार में पहली बार 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और अंतिम बार लगा था 12 फरवरी 1999 को। 12 फरवरी 1999 को लगा था अंतिम बार, ठीक है। 99 को लगा था अंतिम बार। और सबसे कम 1995 में 7 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो याद रखिएगा 8 बार लागू हुआ। कितनी बार लागू हुआ? 8 बार लागू हुआ। सबसे पहले कब लागू हुआ? 29 जून 1968 को। सब अंतिम बार कब लागू हुआ? 12 फरवरी 1999 को। और सबसे कम दिन के लिए कब लागू हुआ? तो 4 क्वेश्चन यहां से बना। तो 1995 में लगा था 7 दिन के लिए। क्लियर है? तो जय हिंद सबको, नमस्कार। आज का डिस्कशन समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल। और इसके बाद अभी और कोई सब्जेक्ट चलेगा, उसकी भी हम बात कर लेते हैं।